अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो दी जानिब, तो फिर करते हैं करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है जर्मनी एक्सेप्ट इंडिया पावर कैन इंडिया सेव जर्मनी रशिया विद एग्रीमेंट। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। जर्मनी के विदेश मंत्री का दर्द देखा नहीं जा रहा था जब वो भारत के दौरे पर आकर भारत की तारीफ कर रही थी। Germany and India can benefit from that. भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले देश जब यहाँ पर आकर विन विन सिचुएशन की बात करते हैं तो सबको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। And this could be a win-win-win situation. यूरोप का रवैया भारत के प्रति 2020 के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है, कारण उसका यूक्रेन रहा है। मगर 2020 से पहले भारत को कोई कुछ समझता ही नहीं था। 2020 का आर्टिकल जो यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का लिखा हुआ है वो खुद ये मानता है कि उस समय तक यूरोप ने कोई एफर्ट ही नहीं किए थे ये देखने के लिए कि भारत आखिर क्या सोचता है। मतलब वो भारत को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे पुराने लोग जानते हैं कि आज के समय ये कहने और सुनने दोनों में बुरा लग सकता है कि 2020 के पहले भारतवासी भी भारत के प्रति कोई बहुत ज्यादा सोच नहीं रखते थे। वो वही देखते थे कि यूएस क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, उसी की वरीयता रहती थी मीडिया में, पॉलिटिक्स में। 2020 के अंदर जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, अचानक से भारत के साथ में चाइना का क्लैश हो जाता है, गलवान हो जाता है और वहां पर भारत चाइना को बुरी तरह कूट देता है। ये बात अलग है कि भारत के ही लोग इस बात को सही नहीं मान रहे थे, इसको चीन की जीत मान रहे थे। मगर ब्रिक्स सम्मेलन से हुई पहले जो संधि है उसके अंदर साफ पता पड़ गया, मुहर लग गई कि भारत बहुत ही बड़े स्तर पर जीत दर्ज कर चुका था। सबको पता था और मसला भी ये था कि 70 सालों के अंदर भारत की स्थिति कमजोर पे कमजोर होती जा रही थी। आर्मी के पास में बुलेट प्रूफ वेस्ट तक नहीं थी, हथियारों की कमी थी, पुराने सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले हथियार चल रहे थे। जबकि चाइना से यूरोप और अमेरिका दोनों कांप रहे थे। छोटे मोटे देश पाकिस्तान जैसे भी उस समय तक हम पर दादागिरी करते थे, मगर 2014 के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म शुरू हो गए थे जिसको लोग देख नहीं पाए थे। 2016 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मगर यहाँ के पॉलिटिशियंस ने उसको फर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया था। यहाँ के लोग ही नहीं मान रहे थे कि भारत ऐसा कर सकता है, इसी कारण से कोई और भी नहीं मान रहा था। फिर 2020 की जो सिचुएशन थी ये तो बहुत ही अविश्वसनीय हो गई थी। अब देख लीजिए 2016 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बीबीसी भी इस तरीके से बोल रहा है कि ये जो युद्ध है केवल टीवी के ऊपर लड़ा जा रहा है और इस पूरे के पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को सब खारिज कर चुके थे। आज के समय सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, भारत के अंदर बदलाव आया है और पुरानी जो सरकारें थी वो मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ में रहा करती थी, कभी क्रिकेट खेलती, कभी कुछ और करती और भारत के सामने पाकिस्तान को केवल काउंटर करने के लिए ये सारे के सारे देश लगे हुए थे। अब 2020 के अंदर जब बहुत सारे देश, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी भी उसके अंदर शामिल था, वो सभी भारत को समर्थन देने को तैयार थे। मगर इस रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि भारत ने अब जाकर किसी भी विदेशी ताकत का मोहरा बनने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि जो हमारे विवाद है हम अपने आप निपट लेंगे, तुम अपना देखो। अब सोच के देखिए, कल तक जो आपके इशारों के ऊपर नाचता था, आपकी हर एक राय को मानता था, अचानक से वो आपके खिलाफ हो जाए, आपको बुरा तो लगेगा। यही बुरा लग रहा था यूरोपियन देशों को और अमेरिका को भी। इस रिपोर्ट को देखिए, अमेरिका और जर्मनी अचानक से उसी समय पाकिस्तान को भरपूर समर्थन देने को आमादा हो जाते हैं और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दोबारा बोलना आ जाता है, उसकी अकड़ दोबारा आ जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो बैलेंस था और दोनों के दोनों देशों को एक साथ एक जैसा दिखाने की जो साजिश थी वो तकरीबन भारत की तरफ से खत्म हो चुकी थी। मगर पाकिस्तान को अब भी ये आशा थी कि ये देश कुछ ना कुछ उसके लिए कर ही लेंगे। जर्मनी को कश्मीर से क्या लेना देना है, मगर फिर भी अचानक से सो के जागता है और वो पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट देने लग जाता है, कश्मीर की बात करने लग जाता है। सबको पता है केवल और केवल भारत पर दबाव डालना था। कई सारे जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे थे जिसके अंदर पुतिन भी एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, मगर जर्मनी की जो खींच थी उसका सबसे पहला प्रमाण तो यह था। दूसरा प्रमाण, किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा कि विदेशी ताकतें किस तरीके से इस आंदोलन को भड़का रही थी। वहां से टूरिस्ट वीजा पर आए लोग भी इन किसानों को समर्थन देते दिखाई देते थे। कुछ एक ऐसे राज्य हैं और कुछ एक ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसके ऊपर यूरोपियन देशों ने, अमेरिकी देशों ने बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ बना रखी है, जिसके अंदर ये किसान वाला समस्या शामिल है। जर्मनी पहले भी पंजाब के किसानों के साथ में बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने का प्रयास किया करता था, उनको असल में कंट्रोल करना था, जबकि नाम उसने दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो वगैरह। आज के समय जो जर्मनी की भारत के साथ में एग्रीमेंट हुए हैं उसके अंदर ये फार्मिंग के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान दिया गया है और बोला गया है कि फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को बिल्कुल दूर रखो। खास तौर से फार्मिंग का नाम लेकर जर्मन के मिनिस्टर अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे
तो इसके ऊपर ध्यान देना तो बनता है और यही सबसे बड़ी जर्मनी की कमजोर नब्ज है जो कि इस समय दबी हुई है। भारत के अंदर किसान आंदोलन होता है, यहाँ पर जो बहुत ही बड़े और अच्छे रिफॉर्म्स जारी करने वाले थे उनको वापस लेना पड़ता है और सब ये देखते हैं कि इतने ताकतवर देश का ताकतवर प्रधानमंत्री झुक गया। इसको देखकर जर्मनी और यूरोप के बाकी जो किसान होते हैं उनको भी आइडिया आ जाता है। पूरे यूरोप के अंदर किसानों ने कई प्रकार के आंदोलन छेड़ दिए। इसके अंदर जर्मनी को सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लग गई। वो गड्ढा जो इन्होंने भारत के लिए खोदा था उसके अंदर भारत सरकार को एक बार गिरने का नाटक करना पड़ा मगर उछल के आगे निकल गए। मगर अब ये सारे के सारे देश उसी गड्ढे के अंदर डूबे पड़े हैं। जो हालत जर्मनी की 2020 के अंदर थी उसके बाद के अंदर हर एक देश तो सुधरता चले गया, मगर 2024 के अंदर भी वही हालत जर्मनी की हो गई है। वहां की बेरोजगारी दर उसी जगह पहुंच गई। पूरे देश की कंपनियों की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वही 2020 वाली कहानी जर्मनी के अंदर 2024 के अंदर चल रही है और सब कुछ रेड रेड वाले रीजन के अंदर आता जा रहा है। बाकी सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी बहुत सुधरी है, मगर इन सभी देशों के अंदर आप देख सकते हैं कि जर्मनी 2023 में भी नेगेटिव में था, 2024 में भी नेगेटिव में रहना है और 2025 के अंदर तो इसका कबाड़ा होना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह बताती है कि जर्मनी अब पूरे तरीके से रिसेशन में जा चुका है। किसी भी प्रकार से ग्रोथ का कोई चांस लगता नहीं बाकी बचे 2024 में। 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर कई सारे विदेशी देश ये मानकर बैठे थे कि कैसे भी करके ये जो सरकार है इसका पत्ता कट ही गया मानो, और वो इसके लिए बहुत ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल करते थे, नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाकर और कैसे रिपोर्टिंग करते थे। पूरी पब्लिक में इस बात को घर कराने की कोशिश की गई कि सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं उसमें सारे के सारे किसान ही मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। ये तक कहा गया कि मोदी की पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको पंजाब हरियाणा के अंदर तो घुसने ही नहीं दे रहे, हार जीत का तो कोई लेना देना ही नहीं है। भारत के एक बहुत ही ज्ञानी पॉलिटिशियन है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके लिए भी जर्मनी ने बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए उनके समर्थन के अंदर, और भारत को ऐसा लगा कि अब इंटरनल मैटर्स के लिए भी हमें बाहर के देशों से सुनना पड़ेगा। भारत के देश की जनता ने इन सभी देशों के जो अरमान थे उनके ऊपर मिट्टी डाल दी। इनको दुख तो हुआ होगा, जलन भी हुई होगी, मगर फिर भी ये बात ये सोचकर राजी हो गए कि ठीक है, कम से कम कुछ अंतर तो आया है, कुछ तो नेगेटिव आया है। हरियाणा के चुनाव में इन विदेशियों की जो नेगेटिविटी थी वो अफसोस के अंदर बदल गई और वो दुख और पीड़ा के शिकार हो गए। सबसे ज्यादा टाइट सिचुएशन तो जर्मनी की थी। उसने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया, इससे बढ़िया तो जलेबियां खाते। आज के समय जब भारत के लिए भर भर कर ये तारीफें कर रहे हैं, मीडिया के सामने आकर अनमने मन से बोल रहे हैं, तो इनके एक्सप्रेशंस देखकर पीड़ा होती है। ये सारी की सारी पीड़ा जो इनके चेहरे के ऊपर दिख रही है इसको देखकर अफसोस तो होता है, मगर देखिए हम इस अफसोस में भी काम चला लेंगे और भारत ऐसे ही आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना तो ये भी है कि जो इन्होंने किसानों वाला ड्रामा यहां किया था उस ड्रामे को ये खुद जो झेल रहे हैं उससे बाहर निकलने की तरकीब जानने के लिए ये भारत के साथ में संबंध बढ़ा रहे हैं कि आप बताओ तो सही इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। इनकी दोस्ती के ऊपर तो यूक्रेन को कितना यकीन है ये बात आप यूक्रेन से पूछ लीजिए जिसके ऊपर आजकल ये बरस रहे हैं। मगर इसी बीच के अंदर भारत अगर रशिया से थोड़ा बहुत तेल खरीद रहा है और वो भी इसलिए कि रशिया ने आज तक भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो ये बात थोड़ी मानने लायक ज्यादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ही जो देश, जो कंट्री इंडिया को कुछ नहीं समझते थे, बिल्कुल आज वही इंडिया अब जैसा। जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है, समिट्स होती हैं, G20 है, ब्रिक्स है, तो बाकायदा अभी एक यूएई में, मेरे ख्याल में सऊदीया में यूएई में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर वर्ल्ड लीडर्स सामने खड़े हुए थे। उनमें मोदी जी भी थे। पाकिस्तान पीछे था और पीछे भी कोने पे था, बिल्कुल। एक झंडा लगा होता है ना, झंडा, तो पाकिस्तान के PM आरजी PM थे वो काकड़ साहब, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े हुए थे। इतनी उस तस्वीर पे पाकिस्तान की आलोचना हुई, इतनी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना लोगों ने मतलब है कि वो किया गया, पाकिस्तान की ये अहमियत है। सऊदीया जैसी कंट्री में, यूएई जैसी कंट्री में इंडिया सबसे आगे खड़ा है। बिल्कुल ऐसा तो ही इस है। तरह से कई कॉन्फ्रेंस होती है, तो आज वाकई ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या S जयशंकर जी की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आज इंडिया का एक स्टेटस बढ़ चुका है। आज इंडिया का स्टेटस बहुत आगे जा चुका है और अब जर्मनी जैसे है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि इंटरनल मामले में वाकई ही दूसरे कंट्रीज़ को बोलने का हक नहीं है। ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल। किसानों का आंदोलन हुआ था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे किसानों के, और मुझे आज भी वो याद है, उस पर हमने रिएक्शन भी दिया था प्राइम मिनिस्टर की वीडियो पे, कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वो लॉ वापस लिया था
तो किस खूबसूरत अल्फाज के साथ वो लॉ वापस लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम जो कानून लाए थे या हम जो कहना चाहते थे या हम जो पाबंदियाँ या मतलब जो भी करना चाहते थे वो शायद हम आपको सही तरीके से समझा नहीं पाए, शायद हम उस तरीके से बता नहीं पाए, तो किसानों को वो चीज़ें नामंजूर है। तो हम अपना वो फैसला वापस लेते हैं कि शायद हम अपना पक्ष जो है, हम अपनी राय जो है आप लोगों तक सही तरीके से रख नहीं पाए। तो फिर मतलब बहुत एहतजाज बहुत हुए थे, बड़े मतलब लोगों ने जाने भी कुर्बान की, बड़े गाने भी बने उन पे। किसानों को मतलब है कि वो नामंजूर था। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सबसे मेन चीज़ कि कोई भी ऐसा लॉ आता है तो ओपोजिशन पार्टी को मौका मिलता है उसको किस तरीके से मरोड़ तड़ोड़ के जनता तक पहुंचाया जाए। और फिर जनता अब देखिए मिसाल के मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 1000 लोगों का जलसा है, 1000 लोग नारे मार रहे हैं हुआ। आप उनसे जाके पूछे क्या हुआ, इशू क्या है, बस हम तो आए हैं, पता ही नहीं तो आए हैं। एक को देखकर 4 लोग खड़े हो जाते हैं, मालूम ही नहीं होता कि किस बारे में यार वो कानून आ गया उससे किसानों को बहुत नुकसान है। अच्छा क्या नुकसान है, क्यों नुकसान है, नहीं रिसर्च नहीं पता होती, फिर इंसान कूद पड़ता है, फिर हालात खराब। खैर बहरहाल जर्मनी को अब एहसास हुआ शायद, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं अब इंडिया को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंडिया का स्टेटस अब बाकायदा वीटो कंट्रीज़ में इंडिया का नाम आ रहा है, दुनिया उसे वीटो कंट्री का दर्जा दे रही है, तो बात ख़त्म हो जाती है। 5 पावरफुल कंट्रीज़ में शामिल है, 5वीं सबसे बड़ी ताकत है, तो वीटो कंट्रीज़ भी 5 है ना, तो उसमें फिर इंडिया क्यों नहीं है। तो ये वाली बातें हो रही है, तो दूसरे कंट्रीज़ जो ऐसी बातें अब वो मामला नहीं रहेंगे। ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और बड़ी साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।